नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे अवैध खनन पर। प्रशासन से मिलीभगत कर इनके गुर्गे खुलेआम नियमों को ताक पर रखते हैं, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ना इन लोगों में कानून का कोई डर है, ना ही लोकलाज का। इनके खिलाफ आवाज उठाने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की है। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ये चुप करवा देने पर पूरी तरह से सक्षम भी है। आज इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग जगह पर जाकर अवैध खनन को लेकर लोगों से बातचीत उन्होंने की और उनकी राय जानी। सबसे पहले हम राजधानी जयपुर चलेंगे, जहां हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने अवैध खनन को लेकर लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। अवैध खनन राजस्थान का एक ऐसा मुद्दा है जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ऐसी याचिकाएं में लगा दी हैं, लेकिन फिर भी अब तक प्रशासन की ओर से कोई मालूमात को इंतजामात नहीं हो पाए हैं। इसकी वजह से अरावली की पहाड़ियां छलनी हो रही है। हमारे साथ कुछ वक्ता मौजूद है, इनसे जानते हैं किस तरह देखते हैं राजस्थान में अवैध खनन को। अवैध खनन ये आज की समस्या नहीं है। अवैध खनन बहुत पुरानी समस्या है। जब से माइनिंग डिपार्टमेंट राजस्थान में कार्य कर रहा है, उस दौरान माइनिंग डिपार्टमेंट ने जो कायदे कानून बनाए थे, उन कायदे कानून की कमियों का सहारा लेकर अवैध खनन माफिया और जो जाने अनजाने में जो खनन आवंटित होता है, उनके मालिकों द्वारा अवैध खनन कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी जो अभी अवैध खनन के रूप में जो सारी पहाड़ियों को छलनी किया जा रहा है, और उसके लिए सरकार का जो निष्क्रिय होना है, ये एक खतरे की और निशानी है। लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं अब आने वाले समय में राजस्थान में भी देखने को मिल सकती हैं। इसमें अवैध खनन को रोकने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें अपनी टिप्पणी की है, जो एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट द्वारा आवंटित किया जाता है, जिसमें खनन के ऊपर रॉयल्टी जो लगती है वो ठेकेदार द्वारा वसूली जाती है, जो कि अवैध खनन का एक मुख्य कारण होता है। अवैध खनन के लिए एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्टर अवैध खनन माफियाओं को पनपाता है, जिसकी वजह से सरकार को एक निश्चित राशि देकर शेष बची राशि के ऊपर वो अपना खूब सारा रेवेन्यू और राजस्व हासिल करता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी दोनों ने राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से एक्सेस रॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके आगे से इसको समाप्त करने के लिए बोला, लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कोई भी अपना निर्णय लेकर और इसको बंद नहीं किया है, जिसकी वजह से अवैध खनन लगातार फल फूल रहा है। इतने हौसले बुलंद कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश भी दरकिनार कर दिए जाते हैं? ऐसा नहीं है। आदेशों की पालना होती है, चाहे बेशक चाहे वो कागजों में हो। आदेशों की पालना के बगैर कुछ नहीं होता। ये हमारा दुर्भाग्य है। हम जिस उद्देश्य से जो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। इलीगल कोई शब्द नहीं है, इलीगल कोई माइनिंग नहीं होती, लेकिन इलीगल करवाई जाती है। जैसा मेरे साथी भाई ने बताया कि जो ठेका पद्धति है, सरकार के लिए एक सॉफ्ट टारगेट होता है। सॉफ्ट मतलब एक ईजी तरीके से सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है ठेकों से, और वो ठेकेदार अपनी रेवेन्यू को जो अपने राजनीतिक आकाओं के शरण में जो ठेके लेता है, उनकी सेवा करने के लिए या उनको लाभ पहुंचाने के लिए वैध और अवैध उस बात का वो ध्यान नहीं रखता। हमारे जो साथी हैं जो लीगल कार्रवाई लीगल माइनिंग करते हैं, उनको इलीगल करने के लिए बाध्य करते हैं। उनको भी टारगेट मिलता है कि आप इतना माल निकाल लो, इतना आपको रिलीफ दे देंगे या इतना डिस्काउंट दे देंगे। वो माल निकालने के चक्कर में फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं उन पॉलिसी का, उन नियमों का अवहेलना कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसको पता नहीं चलता, इलीगल हो जाता है। दूसरा, इलीगल शब्द आपने बड़ी आजकल हर जगह इलीगल, तो आपने कभी लीगल का भी कोई आपने कभी शो करने की कोशिश नहीं की? मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लीगल खनन करता है उनका भी एक पक्ष सुने। वो क्यों कर पाते हैं? इलीगल की श्रेणी में क्यों जाते हैं? रेवेन्यू डिपार्टमेंट समझो, माइनिंग डिपार्टमेंट समझो, पुलिस प्रशासन समझो, सभी के निर्माण कार्य में खनन की आवश्यकता पड़ती है, ये मिनरल की आवश्यकता पड़ती है। उस दौरान वो क्या करते हैं, जो भी खनन करता उनके आसपास होता है, उनसे वो रिक्वायरमेंट लेते हैं, जो मैं उसको क्या बोलूँ, एक नजराना टाइप आइटम की डिमांड होती है। और खनन करता क्योंकि चारों तरफ से जकड़ा हुआ होता है लीगल, उसके सारे डॉक्यूमेंट सारे लीगल सारे उनके पास होते हैं, तो वो कुछ उनका विरोध नहीं कर पाता। मजबूरन
वो जैसे कहते हैं उनकी आवश्यकता पूरी करती है, और वो लॉस पूरा करने के लिए एक व्यापारी कुछ न कुछ करता है। ये अगर ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जिस तरह से अभी हमारे सुबोध जी आए हुए हैं, सुबोध जी अग्रवाल का जो प्रयास है काबिले तारीफ है। उन्होंने जो प्रयास किया है वो बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहा है, लेकिन समस्या फिर वहीं आती है कि इनके प्रशासन, जो नीचे के प्रशासक है, इनका डिपार्टमेंट है माइनिंग का, जो नीचे से इनके अधिकारी हैं, वो वस्तु स्थिति को नहीं अवगत करवाते। इनको टारगेट मिलता है कि इलीगल पकड़े, और वो सबसे पहले जो लीगल कार्य करने वाला होता है उसकी 2 फुट 5 फुट 10 फुट जो आसपास खान के खनन किया है उसको इलीगल डिक्लेयर करके बड़े बड़े पेपर में बड़े बड़े भाषा में लिख देते हैं कि इलीगल के इतने आइटम पकड़े गए, इतने ट्रक पकड़े, इतने रेवेन्यू, जबकि वो हकीकत में जो बीच में गैप एरिया है या स्ट्रिप लैंड है उस पर वो जाने अनजाने में। ये है मेन। अगर सरकार को चाहिए कि वो लीगल माइनिंग करने वाले का सपोर्ट करे। दूसरा, जो सरकार ने पॉलिसी डिसाइड की है, अब सबसे ज़्यादा अवैध खनन या इलीगल माइनिंग बजरी के नाम से आ रही है। सरकार ने एक एमसेंट की पॉलिसी डिसाइड की है। जिम्मेदार कौन है इसका? यही तो मेन चीज है, जिम्मेदार कौन है? जब प्रशासन है, जो महकमा है, वो खुद मौन बैठा है। छोटी सी बात है, स्पष्ट बात है कि जिम्मेवार तो वही आदमी होता है जो प्रशासन मुखिया होता है। अब हम हमारी कमियां किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं डाल सकते। कहीं ना कहीं पर्यावरण है वो भी इसके जिम्मे कहा जाता है कि वो खुद पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। अवैध जब खनन होता है, बजरी निकाली जाती है, पत्थर निकाला जाता है, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होता है। इसको किस तरह से देखते हैं? अवैध खनन हो या अवैध खनन, पर्यावरण का नुकसान होना तो अवश्यंभावी होता है, क्योंकि जब भी खनिज का दोहन होता है उस समय पर्यावरण को कुछ न कुछ तो नुकसान होता है। उसकी भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पर्यावरण क्लियरेंस के नाम से एक कानून लागू किया था, इसी बोलते हैं जिसको, इन्वायरमेंट क्लियरेंस। उसकी पालना करने से पर्यावरण का नुकसान होने की जो भरपाई है वो गुंजाइश बनती है, लेकिन अभी उसमें एक सबसे मुख्य जो तकलीफ आती है वो है कि सरकार द्वारा खनिज पट्टाधारी को ये बोला जाता है कि आप पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्षारोपण करो, जबकि सरकार द्वारा उससे खनिज पट्टाधारी से वृक्षारोपण के लिए पहले पूर्व में भी 5 रुपए टन के हिसाब से पर्यावरण को सुधारने हेतु बजट बनाया था। ना तो उसका सदुपयोग होता है और ना ही सरकार को ये उचित लग रहा है कि बजाय खनिज पट्टाधारी को वृक्षारोपण और पर्यावरण सुधारने के लिए देने की बजाय, डीएमएफटी की बजाय स्वयं को ये कार्य करवाना चाहिए किसी अन्य एजेंसी जैसे वन विभाग है या किसी और एजेंसी के द्वारा। इसके अलावा जो अवैध खनन है, इसकी 2 अलग अलग परिभाषा है। अवैध खनन वो होता है जिसको वैध खनन क्षेत्र से नहीं किया जाता, लेकिन सरकार ने अभी जो वैध खनन क्षेत्र में जो कुछ खनिज पट्टाधारियों को जो कुछ कानून ऐसे बने हुए हैं जिनकी पालना करना असंभव है, उनको भी अवैध खनन के अंदर शामिल कर लिया जाता है, जो उचित नहीं है। इसके जो मेन जो जिम्मेवार व्यक्ति है अवैध खनन को, उनको सरकार है। उसकी रोकने के लिए सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर, आज जो टेक्नोलॉजी है उसमें इमीडिएट आप अवैध खनन को रोक सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो सरकार तुरंत अवैध खनन को रोक सकती है। बिल्कुल, नई टेक्नोलॉजी से अवैध खनन को रोका जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जो वैध खनन कर रहे हैं उन पर भी अवैध खनन एक तरह से कह सकते हैं कि भारतोल पर साबित हो रहा है। यही वजह है कि राजस्थान में अवैध खनन का भरमार है। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी कड़ी में अजमेर में इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद खान ने भी लोगों से खास बातचीत की, उनसे उनकी राय जानी। जरा ये भी देखिए। अवैध खादान को लेकर के प्रदेश भर के अंदर बहुत से मामले सामने दिनों दिन आते जा रहे हैं। हाल ही में एक मामला हमने देखा है कि 7 लोग अवैध खनन के अंदर मारे गए। उसको लेकर के आज हम अजमेर में खास लोगों से चर्चा करेंगे कि इस अवैध माइंस पे किस तरीके से लगाम लगाई जा सके। सरकार की गलतियाँ हैं या प्रशासन की गलती है या इसमें किसकी ज़्यादा गलती मानी जाएगी, आम जनता चर्चा करेंगे। स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान आपका। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो माइंस अवैध रूप से पनप रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बागसरी गांव में रहता हूं और हमारे बागसरी गांव में माता जी का भीड़ है, उसमें कम से कम 500-600 खाने अवैध चल रही है।
जिसमें रोज़ जानवर मरते रहते हैं, गिर जाते हैं अंदर। खाना इतनी घेरी घेरी हो गई है कि वापस निकल ही नहीं सकता जानवर। तो वहाँ पर कोई जांच के लिए कोई कार्रवाई के लिए अभी तक आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? सब सरपंच से मिले हुए हैं, खाते पीते हैं, मज़ा करते हैं, कोई अधिकारी नहीं आता वहाँ पर। बहुत दयनीय हालत है कि आप देखिए कि जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि सरपंच अधिकारी लोग सब खाते पीते हैं, सभी लोगों की सेटिंग है, सब घूसखोर का मामला यहाँ पर भी हो सकता है उजागर। ये पैसा खा के माइंसों को बिल्कुल धड़ल्ले चला रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा एक कहना है सर, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे थे और जितनी भी खाने चल रही सारी अवैध हमारे बिल के अंदर मजा दी गई है, नई बागपुरी का ही। और प्रशासन ध्यान दे इस पर, क्योंकि गवर्नमेंट के और सरकार के मिलीजुल के सरकार फिर बाद ये अवैध कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी के कोई शिकायत के ऊपर जांच करना है या कोई हादसा इस तरीके से घटा है आपके क्षेत्र में? एक बार जाना हो गया, लेकिन कोई अभी तक जाँच करने को आया नहीं है। और सरपंच लीड कर देता है और फिर बाद में खाने, अभी आज की डेट में कम 200 फीट खाने हैं, 200 फीट गहरे ही खाने में है, तो पानी भरा रहता है और जानवर गिरने के बाद जानवर निकाल भी नहीं सकते वाटर जानवर को। कितने जानवर मर चुके उसमें, ये सारा प्रशासन का मिला जुला है सारा। देखिए यहाँ पे मतलब प्रशासन की भी कमी नज़र आ रही है। आपका इस बारे में कहना चाहिए? मेरा ये कहना है इस बारे में कि खाने कहीं अवैध चल रही है। अवैध खानों की वजह से कई लोगों की जान भी जा चुकी है बीच में। और अभी हाल ही का एक है भीलवाड़ा का केस, इसके अंदर 7 लोगों की जान गई है। मेरा सरकार से दरख्वास्त है कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो सही बात है, कार्रवाई तो उनको होनी चाहिए, लेकिन इनको लगाम लगाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्या कहना है? मैं सर ग्राम पंचायत नारदा से बिलोंग करता हूँ और वो माता जी का जो लीड है बाक्स है वो हमारे भी इलाके में आता है। उसके अंदर भी क्या है कि इस तरह से कि जो लीज पे हो रही खाए ना 1-2 वाले की उसकी आड़ के अंदर 15-20 लीज और चल रही है, जिसमें कोई लीज है ही नहीं है। और उसमें अवैध ना अभी बारिश के कारण पानी भर जाता है उसके अंदर, जानवर वगैरह गिरते हैं, इंसानों का खतरा होता है उसके अंदर। और उसमें प्रशासन को ध्यान नहीं है, सरपंच वगैरह सब मिले हुए प्रशासन से। सरकार कभी ऐसा आया ही नहीं कि इस तरह के मतलब देख रेख करें इनके वापस। और इनके भूमि माफिया हैं इन लोगों के सीने चौड़ा हो रहा है। तो कोई जांच के लिए कोई नहीं आता है? कोई नहीं आता सर, कोई आके देखते ही नहीं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हाल इतनी ज़्यादा दयनीय है कि मतलब कोई शिकायत करने के बाद में भी कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई खान विभाग का कर्मचारी या कोई प्रशासनिक लोग वहाँ पे पहुँचते नहीं हैं। सब लोग सरपंच वगैरह जो भी शिकायत रहती है, तो इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मतलब एक माइंस अगर लीज पे है, उसकी आड़ में 20-20, 40-40 माइंस अवैध रूप से चलाई जा रही है, जहाँ पर लोगों की और मवेशियों की जान को खतरा बिल्कुल बरकरार रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोगों का मानना है और मांग है कि इस तरीके के लोगों माइंसों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाए, जिससे जो होने वाले हादसे हैं उनके ऊपर अंकुश लग सके और लोगों की जान बचाई जा सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। और बीकानेर में ही इंडिया न्यूज़ राजस्थान के संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से अवैध खनन को लेकर जानकारी ली। लोगों की राय क्या है, ये जरा देखिए। अवैध खनन को लेकर खनिज माफिया जो है पूरी तरह से बेखबर है और प्रशासन उन पर कोई किस तरह से लगाम नहीं कस रहा और बराबर अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। आइए हमारे साथ बात करते हैं। ये जो अवैध खनन को लेकर जिस तरह से है, क्या मानते हैं आप? राजस्थान में सरकार है जो अवैध खनन रोकने के लिए बिल्कुल भी बेकाबू हो चुकी है, ना रोक पा रही है। रात को अवैध खनन चल रही है और खनन माफिया है जो खुलेआम काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आप क्या मानते हैं जिस तरह खनन माफिया खनन कर रहे हैं, क्या मानना? देखिए, हम देखेंगे अभी राजस्थान में जो है अवैध खनन जोरों पर है और अवैध खनन से जो है पर्यावरण को भी जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आखिर जो प्रशासन है इस मुद्दे पे मौन क्यों है, क्यों चुप्पी साध रखी है? इस चुप्पी से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इन अवैध खनन माफियाओं के साथ मिली भगत में शामिल है। बीकानेर के लोगों को मानना है कि प्रशासन द्वारा अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई नहीं करने के कारण खनिज माफिया के हौसले बुलंद है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। और वहीं भीलवाड़ा में भी हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से खास बातचीत की, जरा देखिए। प्रदेश में बेलगाम होता खनन माफिया जिसकी बानगी में भीलवाड़ा जिले के अंदर देखने मिली है, जहां 2 दिन पूर्व यहां पर एक हादसा हुआ जहां पर 7 जनों की यहां मौत हो गई। उसके बाद भी बेलगाम जो खनन माफिया है, चाहे बजरी माफिया, बेधड़क यहाँ पर अवैध खनन में जारी है। अभी हम यहाँ भीलवाड़ा के जो जागरूक नागरिक हैं इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जिले के अंदर खनन माफिया हावी है और प्रशासन की इसमें क्या भूमिका है। जी सर। पहले तो मैं अपनी तरफ से गहरी संवेदना
उन मृत आत्माओं के लिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। और कहीं न कहीं ये कमी प्रक्रिया की भी है और इच्छा शक्ति की भी है, क्योंकि कानून सब बने हुए हैं और प्रशासन जिस प्रकार की आज धरपकड़ कर रहा है, अवैध ट्रैक्टर अवैध पकड़े हैं, कई सारे डंपर पकड़े हैं और कई सारी आज अवैध खानों को बंद कराया, न केवल भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के अंदर। यही मुस्तैदी हमें पहले दिखानी चाहिए थी, ताकि बहुत सारी जो निर्दोष व्यक्ति गए हैं उनकी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। बाकी राजस्थान सरकार बहुत सराहनीय प्रयास कर रही है, बहुत मुस्तैदी से जो उन्होंने पैसे दिए इन गरीब आदमियों के लिए वो भी सराहनीय है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी प्रशासन को और ज़्यादा मुस्तैदी रखनी चाहिए। और ये सतीश मुनिया इस वक्त क्या कह रहे हैं, सीधा माइक पर। भौगोलिक और सामाजिक रूप से समग्रता लिए हुए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया कि इनमें से जो नए मंत्री हैं, जो पार्टी के 40 मंत्री नए हैं, उनमें से 39 मंत्री पूरे देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा जो 3 से 7 दिन की प्रत्येक मंत्री की होगी, ये 39 मंत्री लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। औसतन एक मंत्री 200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान जनता के बीच आशीर्वाद के लिए तो जाएंगे ही, और खास तौर पर 2 संसदीय क्षेत्रों का न्यूनतम 3-4 भी हो सकते हैं, उसमें जाएंगे। वहाँ की राज्य इकाइयों की जैसी योजना रचना होगी उसके अनुरूप वो उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस स्टेशन पे वहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ रुकेंगे, उस जगह केंद्र सरकार की नीतियों की भी वो समीक्षा करेंगे। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अभी हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हुए, जिनके पास श्रम मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, 19 और 20 राजस्थान में उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा रहेगी। दिल्ली से वो अलवर के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करेंगे और मुख्य राजमार्ग से होते हुए शाम को उनका बिड़ला ऑडिटोरियम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा 19 तारीख को। इसी तरीके से दूसरे दिन का कार्यक्रम जयपुर से प्रारंभ होकर अजमेर पुष्कर का रहेगा और तीसरे दिन वो अजमेर में ही पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। ये यात्रा पूरे देश भर में जो 39 मंत्री, जैसे मैंने बताया, पूरे देश भर में इन जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन होगा। एक मंत्री चूंकि अस्वस्थ हैं, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के 40 मंत्री हैं, उनमें से 39 मंत्री ये यात्रा करेंगे। इस यात्रा की हमारी स्थानीय इकाइयों ने तैयारी पूरी कर ली है। भिवाड़ी से प्रवेश के बाद लगभग 10 विधानसभा क्षेत्रों से होके वो जयपुर पहुंचेंगे और दूसरे दिन उनका अजमेर का कार्यक्रम रहेगा। मुझे आज की इस पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से यही सूचना आपको देनी थी। आगे के कार्यक्रम आपको विस्तृत रूप से पार्टी की तरफ से रिलीज किए जाएंगे, जिसकी आपको विधिवत जानकारी समय पर मिलेगी। ये जो मंत्री अभी पुनर्गठन के बाद जो नए मंत्री बने हैं, उन्हीं की ये जन आशीर्वाद यात्रा है। जो मैंने बताया 39 जो नए मंत्री हैं, वो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ से उनका निर्वाचन हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही किस्म के सांसद जो अलग अलग प्रदेशों से हैं,
उनकी ही यात्रा और अपने प्रदेशों में ही यात्रा करेंगे। इन यात्राओं से अब वो तो यात्रा निकाल नहीं सकते, इसलिए उनके जाने से तो कोविड फैलेगा नहीं। लेकिन इसमें ये हिदायत भी दी है कि कोविड की प्रोटोकॉल की पालना करें और कार्यकर्ता अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी नहीं करें और कोरोना के लिए जो सामान्य गाइडलाइन है उसका पालन करें। सीताराम येचुरी जी और अशोक गहलोत जी की बात मिलती जुलती सी है, क्योंकि घर से निकलेंगे तो कोरोना फैलेगा। ऐसा राजनीति और समाज में काम करने वाले लोग जनता से आशीर्वाद प्राप्त ही करते हैं। जनता ही आशीर्वाद देती है और जनता ने आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री जी को 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, और इसीलिए उसके लिए धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। उनका खुद का फैसला नहीं हो पा रहा तो हमारी सलाह से कैसे गृह मंत्री नियुक्त करेंगे। लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान के गठन के बाद और राजस्थान में सरकारें जब जब बनी होंगी, ये बिरली सरकार है कि पिछले 2.5 वर्षों में इस सरकार पर यदि सीधे सीधे कोई सवाल खड़ा होता है और वो एक शब्द में इस सवाल पर, सरकार पर सवाल खड़ा करें, तो वो है कानून व्यवस्था और अपराध। राजस्थान की स्थिति हिंदुस्तान में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण प्रदेश की थी और हम सब जानते हैं कि लोग यहाँ पर्यटन के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, रिहाइश के लिए आते थे। लेकिन अभी जो स्थिति है वो आज़ादी के बाद इन 2.5 वर्षों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, और आश्चर्यजनक बात यह है कि कानून व्यवस्था में भी दलितों और महिलाओं के प्रति और महिलाओं में भी बच्चियों के प्रति जो अपराधों की बढ़ोतरी हुई है, सरकार ये कह सकती है कि ये सामाजिक विकृति है, लेकिन अपराध किसी सरकार में, लोक कल्याणकारी सरकार में जो जन सुरक्षा का भरोसा देती है, उस सरकार में यदि अपराध होते हैं तो इसका मतलब अपराधियों में भय खत्म हो गया, सरकार का इकबाल खत्म हो गया। और इसलिए बड़ी आसानी से राजस्थान नशीले पदार्थों के व्यापार का, मादक पदार्थों के व्यापार की राजधानी बन गई। राजस्थान हर किस्म के माफियाओं की राजधानी बन गई और राजस्थान में अपराधी, मुझे लगता है कि पूरे देश भर के नक्शे में ढूंढते होंगे, सबसे महफूज जगह राजस्थान। बकरी चराने वाला सुरक्षित नहीं और बकरी चराने वाली छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं। एक के बाद एक जिस तरीके से पराकाष्ठा है, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा, दिल्ली का आलाकमान राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी देश के दूसरे हिस्सों में जहां जहां दूसरे दलों की सरकार है उसमें तो उनको अपराध और उसके आंकड़े दिखते हैं। लेकिन क्या, मेरा सवाल है कि राजस्थान की माताएं और बहनें जो पीड़ित हैं, उनके आंसू पहुंचने के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पर्यटन कब करेंगे? थोड़ा बहुत भी गैरत और ईमान होती तो शायद वो ये काम करते। लेकिन इन सब बातों के लिए आलाकमान की कमजोरी के बाद दूसरे सबसे बड़े दोषी कोई हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। हर सरकार में कोई न कोई गृह मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की व्यस्तता और मुख्यमंत्री के कामकाज के बाद में गृह मंत्री, जो सबसे बड़ा अहम महकमा होता है गृह मंत्रालय का, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा होती है, उनकी प्रतिदिन दखल होती है। और पुलिस एक ऐसा मसला हो गया आज के समाज में कि जिसके आधुनिकीकरण से लेके अपराधों की रोकथाम के लिए कोई विशेष कार्य योजना की आवश्यकता हमेशा लगती है। राजस्थान की पुलिसिंग कमजोर हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं और अक्सर ये कहा भी जाता है
कि पुलिस की पंचलाइन है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। शायद थानों के बाहर लिखी हुई ये इबारत उल्टी हो गई कि अपराधियों में तो भरोसा बढ़ा और आमजन में भय बढ़ा है। और इन सब के दोषी कोई हैं तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। नैतिकता होती बयान भी देते, नैतिकता होती तो उन पीड़िताओं के आंसू पहुंचने खुद जाते। खुद नहीं गए तो उनका आलाकमान के ये जो बड़े नेता जिनका नाम लिया मैंने, उनको तो निश्चित रूप से आना चाहिए था। और इसलिए 2.5 वर्षों में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चौपट हुई। उसके कोई दोषी हैं तो मुख्यमंत्री हैं, जो खुद गृह मंत्री भी हैं। ऐसा है कि पिछले दिनों राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और आरपीएससी वाले मामले में गुलाब चंद कटारिया ने काफी पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया, लेकिन आपके चुप्पी से कई तरह की चर्चाएं रही। अब बीजेपी के लिए ये मुद्दा है या खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। और यदि मेरा ट्विटर अकाउंट यदि आप फॉलो करते हैं तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है ये मसला आरपीएससी की साख से जुड़ा है। और जब जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, आप सबको ध्यान है कि आरपीएससी के एक चेयरमैन जो कांग्रेस पार्टी ने अपॉइंट किए थे वो कालांतर में भगोड़े हुए थे। आरपीएससी के जिस तरीके की अनियमितता हुई है और ये पराकाष्ठा थी कि जिसमें पीसीसी के चीफ और उनके रिश्तेदारों को उपकृत किया गया, इस पर मुख्यमंत्री जो नैतिकता की बात करते हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए था, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था। हमारे लिए ये मुद्दा आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। धन्यवाद। आपकी पार्टी से जुड़ा रहेगा। वसुंधरा जी ने परसों बयान दिया कि जो जनता के दिलों पर राज करना उनका मकसद है, पोस्टर्स में आने से कुछ नहीं होता। देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर होर्डिंग को लेके पार्टी के भीतर किसी किस्म का अंदरूनी विवाद नहीं है। पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने समय समय पर बयान दिए हैं। थोड़े दिन में आप भी ये सवाल पूछने से ऊब जाओगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए ये ऐसा कोई मसला नहीं है। पार्टी में सब नेताओं का बराबर सम्मान है और अरसे से होता है। देखिए, मैंने कहा है, कह चुका हूं, आप थोड़ा विलंब से आए होंगे, कि सीधी सीधी बात यह है कि कांग्रेस के आलाकमान में, कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की पार्टी में, उनके नेताओं में जरा भी ईमान है तो केवल यह नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कहते हैं घर से बाहर निकलूंगा तो लोग कहेंगे कि कोरोना फैला रहा है। आप हेलीकॉप्टर से ही चले जाते, जहां बाढ़ आई थी उनके आंसू पहुंचने के लिए, उन बच्चियों के पीड़िताओं के आंसू पहुंचते तो शायद राजस्थान की जनता ये उपलम्ब नहीं देती। जो लोग हाथरस पे जिन्होंने तांडव मचाया, आज वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी चुप क्यों हैं? ये यक्ष प्रश्न है। राजस्थान की माताएं बहनें उनसे पूछती हैं और उनमें अभी भी ईमान है। तो मैं इसी मंच से कह रहा हूं कि उनको आना चाहिए और इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। आपको ठीक लगे तो आप आशीर्वाद दे देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपना आशीर्वाद लेकर लेना।